चलो सेशन स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ मैक्सिमम लोग मेरे से बड़े हैं, तो सबको सादर प्रणाम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ, एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मटेरियल, और एक वर्ड सुना होगा स्पिरिचुअल, है ना। दो वर्ड है, पूरा एस्ट्रोलॉजी इसी दो वर्ड के अराउंड घूमता रहता है। मटेरियल मतलब क्या? मटेरियल मतलब जो चीज हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज मटेरियल होता है। और जो नहीं छू सकते वो स्पिरिचुअल, जैसे कि हमारा शरीर या जो भी चीजें हैं जो छू सकते हैं। स्पिरिचुअल चीज क्या है? जैसे कि खुशी, गुस्सा, प्यार, सब चीजें हम लोग जो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो मटेरियल साइंस है। ठीक है, जो मैंडेट है स्कूल में वो सब मटेरियल साइंस है ना। बचपन से मशीन्स या जो भी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाता है सब मटेरियल साइंस के अंदर आता है। स्पिरिचुअल साइंस के बारे में कोई बात नहीं करता, है ना। अच्छा, हम लोग साइंस पढ़ते कैसे हैं? जैसे कि किसी बड़े साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, कई बार फेल हुए और कई बार और एक्सपेरिमेंट किया, फिर जाकर के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करते, फिर उसको जाकर के बुक में लिखते हैं, ताकि वो जाकर के आने वाले जनरेशन्स उन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़े और उनका लाइफ या उनका काम आसान हो जाए, कि ये चीज दोबारा ना करना पड़े किसी को, है ना। तो ये सब चीजें बुक्स में मिलती हैं। अच्छा, मटेरियल साइंस का एक और लिमिटेशन क्या है तो बहुत बढ़िया चीज, लेकिन आप पढ़ते आज हो, जब तक उसको अप्लाई करने की बारी आती है तब तक नए टेक्नोलॉजीज में पहुंच चुके होते हैं, है ना। तो आप आज पढ़ते हो, 20 साल बाद जब उस चीज का यूज करोगे तो सब चीजें नई हो चुकी होती है। आपको अगर समय के साथ अप टू डेट रहना है तो नई नई टेक्नोलॉजीज को पढ़ना पड़ेगा, या हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा साइंस, मटेरियल साइंस को पढ़ने में, राइट। आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको अगर नया रिसर्च पढ़ना है तो किसी नए साइंटिस्ट या नए रिसर्च बुक या ब्लॉग्स को पढ़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल साइंस में बिल्कुल इसका विपरीत है। आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आप क्लासिक्स के पीछे जाओगे, जितना डेप्थ में उतरोगे उतना क्लासिक बुक उठाओगे, पहले का लिखा हुआ, नए को नहीं पकड़ते हो। ठीक है, ये एक तरीका है मटेरियल साइंस को पढ़ने का, या किसी भी साइंस को पढ़ने का। अब जब बात आती है स्पिरिचुअल साइंस की, तो एक चीज समझो कि कोई भी प्लैनेट्स है, या जो भी हम एस्ट्रोलॉजी और या ओकल्ट साइंस जब भी बात करते हैं तो प्लैनेट्स की बात आती ही आती है। ठीक है, प्लैनेट्स ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने बना दिया, वो बहुत पहले से था। किसी ने ऑब्जर्व किया कि किसी के ऊपर क्या बीतता है और प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया, उसको किताबों में लिखा। हम लोग बस पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। जैसे उधर हो रहा है मटेरियल साइंस में, वैसे इधर हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं, आज हमारा पूरा टॉपिक स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर है, जो कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, ढेर सारे हैं ब्रांचेस ऑकल्ट साइंस के, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, ढेर सारे साइंसेस है। ठीक है, उसमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी ऑकल्ट साइंस को पढ़ोगे या सीखोगे तो मेन थिंग, उसका जो रूट है वो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की स्टडी। क्यों? वो हम लोग आज वही बात ही करेंगे। तो मेन एलिमेंट प्लैनेट्स ही है, उसका डीप स्टडी हमें एस्ट्रोलॉजी में ही मिलता है। आप किसी भी अदर ऑकल्ट साइंस में जाओगे तो वो सब छोटे कोर्सेज में आते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत डेप्थ है, बहुत डिस्क्रिप्टिव साइंस है। एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली बोला गया है देश काल पात्र का साइंस। अभी देश काल पात्र क्या है? बिल्कुल नया वर्ड है, देश काल पात्र। देश मतलब प्लेस, काल मतलब टाइम, और पात्र मतलब कोई आइडेंटिटी, कोई इंसान या कोई भी आइडेंटिटी, सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी जीव तत्व। अब जैसे देश काल पात्र को एक तरह से एक छोटा सा समझते हैं, जैसे कि आप जून के महीने में, ये हो गया काल, देश, सहारा डिजर्ट पे जून के महीने में जाओगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा कि आपको गर्मी लगेगी। इतनी बात तो आप समझते हो। देश यानी सहारा डिजर्ट, काल यानी जून का महीना,
और अगर आप उठ के जाते हो, आप हो गए पात्र, तो आपको गर्मी लगेगी, ये बात तय है। ठीक है, देश काल पात्र। अब जो पात्र है ना, वो जीव तत्व होना चाहिए। जीव तत्व क्या है? जीव तत्व का 3 डेफिनेशन है। तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तो वो जीव तत्व कहलाएगा। पहला, जो भी चीज पैदा हुआ है वो मरेगा, वो चीज जीव तत्व है। जो भी पैदा हुआ वो एक दिन मरेगा, वो पहला चीज है जीव तत्व। सेकेंड थिंग, जीव तत्व वो है जो स्टैटिक नहीं है, हमेशा मूवमेंट में है, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि वो पंच तत्व से बना होना चाहिए। पंच तत्व, भगवान वर्ड सुना होगा आपने। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। पंच तत्व से बना होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो चीज जीव तत्व में कहलाता है। अब जीव तत्व क्या है? मैं हो गया, मैं हो गया, या फिर कोई भी चीज, जैसे एक मछली, एक बकरी, एक कुत्ता, कोई भी जीव तत्व है, पौधा, मछली, कोई भी चीज, ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो जीव तत्व है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक जीव तत्व दूसरे जीव तत्व पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता ही है। बराबर, कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, आप पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होते हो, मछलियां किसी और चीज पे डिपेंडेंट होती है ना। इस तरीके से एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप डिपेंडेंट होते हो। ये इकोसिस्टम में आप पढ़ते हो साइंस में, कि कैसे ये सृष्टि बैलेंस वे में चल रही है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। शेर बकरी खाएगा, बकरी घास खाएगी, सब लिमिटेड है। मान लो कि अगर समंदर के अंदर अगर छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां ना खाए, तो एक दिन में मछली 1000 अंडे देती है। अगर वो ना खाए तो सिर्फ मछली मछली दिखेगा। मछली मेंढक का अंडा खाती है। एक मेंढक एक दिन में 10,000 बच्चे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज बैलेंस्ड है। ठीक है, जीव तत्व एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो जीव तत्व है। अब डिपेंडेंट होने का क्या मतलब, कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब कैसे समझे कि प्लैनेट्स जीव तत्व है या नहीं? प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल करते हैं ना, जो कंडीशन अभी आपने समझा। पहला कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन कि प्लैनेट्स का कभी तो उदय हुआ है, कभी अस्त होगा, मतलब कभी तो वो आए हैं और कभी खत्म हो जाएंगे। आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा बॉम्बार्डमेंट थ्योरी, और हमारे स्पिरिचुअल साइंस में मत्स्य अवतार का स्टोरी है। दोनों जगह रिटेन स्क्रिप्चर्स में मिलता है अपने को कि प्लैनेट्स आए हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। बराबर। तो दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं, एक कि कभी तो पैदा हुआ है, कभी तो खत्म होगा। दूसरा कि वो मूव कर रहा है, स्टैटिक नहीं है। ओके। और तीसरा कंडीशन क्या है कि पंच तत्व से बना है। तो हर प्लैनेट किसी ना किसी तत्व के होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा तत्व के होते हैं? बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं सूर्य अग्नि तत्व प्लैनेट। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला पांचों तत्व होने चाहिए, एक सूर्य में एक तत्व है, पांचों तत्व तो नहीं है, फिर उसको जीव तत्व कैसे मान ले? ठीक है। आपका पूरा बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, आपके अंदर जो बोन है, बोन को अग्नि तत्व बोला जाता है। ब्लड को जल तत्व बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही ब्लैंक स्पेस, जहां भी ब्लैंक स्पेस है, जैसे मुंह बंद करने पे मुंह के अंदर का ब्लैंक स्पेस, या खाली भूखे रहने पे पेट के अंदर का ब्लैंक स्पेस, ये सब आकाश तत्व है। ठीक है। ऐसे ही हमारा पूरा शरीर मिलके पंच तत्व का बना है, तो ये पूरा सृष्टि मिलके पंच तत्व का बना है। ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट पंच तत्व के है, लेकिन जिंदा सब है, जीव तत्व सब है। जैसे मून को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं जल तत्व, सूर्य को मानते हैं अग्नि तत्व। सिर्फ इतने ही प्लैनेट्स नहीं है, और भी है। जैसे कि मार्स हो गया, मंगल, अग्नि तत्व मानते हैं। अच्छा, मानते क्यों है? हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हुई, जैसे कि मान लेते हैं ब्लड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है। देखा, मतलब 1-2 साल का ऑब्जर्वेशन नहीं है, 1-2 लोगों पे ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया, बहुत साल लगे, बहुत लोग लगे, तो जाके ऑब्जर्व किया गया उसको, है ना। हमारे बॉडी में जब उस तरीके से चेंज हो रहे थे चीजें, ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ गया, तो देखा गया मार्स उस टाइम पे रेट्रो हो गया, या जो भी पोजीशन उस तरीके का।
फिर रीचेक किया गया, फिर रीचेक किया गया, तो पता चला कि मार्स अपने बॉडी के अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है। तो उसको बोला गया अग्नि तत्व। वो ऐसा नहीं कि मार्स आया, खुद बोल के आया कि मैं अग्नि तत्व हूँ। जब मार्स या जो भी प्लैनेट्स आए तो हम लोग थे भी नहीं, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? अब क्या है कि उनका इफ़ेक्ट हम पे, हमारा इफ़ेक्ट उन पे, दोनों साथ के साथ होता है, राइट? दोनों ही इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं है कि उनका इफ़ेक्ट हम पे, हमारा इफ़ेक्ट उन पे है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मैक्रो और माइक्रो का। क्या है मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट? जो चीज़ें जो चीज़ें दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े रूप में हो रहा है, सेम चीज़ सेम तरीके से छोटे-छोटे लेवल पे भी हो रहा है। मैक्रो यानी बहुत बड़ा, माइक्रो यानी बहुत छोटा। जैसे बताता हूँ, जैसे आपने सोलर सिस्टम में देखा है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है? फ़ॉर्मूला भी अपने पास G m1 m2/r²। जी ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2, m एक मास, m2 हमारा मास, या जो भी 2 बॉडी की बात करो। अभी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मास क्या है, उनका मास क्या है, फोर्स सेम लगेगा। r हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसी तरीके से जब आप एटॉमिक लेवल पे जाओगे, हम लोग जो देखते हैं वो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स तो देखते भी नहीं, कंपाउंड बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम्स के। तो जब एटॉमिक लेवल पे आप जाओगे, तो चीज़ें वही हो रही है। वहाँ KQ1 Q2/r², सेम फॉर्मूला एज़ इट इज़। आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर इलेक्ट्रॉन्स लगाती है, सेम उसी तरीके से। जैसे ब्रह्मांड में कभी-कभी एस्टेरॉइड्स अपना एनर्जी लेवल ब्रेक करके पृथ्वी की तरफ आ जाती है, वैसे ही न्यूक्लियर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। दोनों जगह सेम चीज़ें हो रही है, दोनों का एक दूसरे पे इफ़ेक्ट है। कैसे इफ़ेक्ट है? आप बोलोगे प्लैनेट्स तो बहुत बड़ा है, उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, है ना? लेकिन एटॉमिक लेवल तो बहुत छोटा, उनका क्या ही इफ़ेक्ट होगा? तो आपने एटम बम का नाम सुना होगा। न्यूक्लियर लेवल पे रिएक्शन करवाते हैं और पूरा का पूरा देश बिगाड़ देते हैं। ये पावर है उधर। तो ऐसा नहीं है छोटे लेवल पे पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर है और इक्वल पावर है। जितना इफ़ेक्ट प्लैनेट्स हम पे डालते हैं, उतना ही इफ़ेक्ट्स हम भी प्लैनेट्स पे डालते हैं। ये इक्विवेलेंट है। आप 50-50% मान, थोड़ा भी ज़्यादा कम नहीं, बराबर मान। मैक्रो माइक्रो कांसेप्ट समझ में आया? जो चीज़ें बड़े लेवल पे हो रही है, वही चीज़ें छोटे लेवल पे भी हो रही है। अब बात एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज़ होता है, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर सब कुछ रिटन है कुंडली में, ठीक है? तो कर्म का क्या वैल्यू है? और अगर सब कुछ कर्म ही है तो फिर हम लोग क्यों एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं? सबके माइंड में आया होगा कभी ना कभी ये क्वेश्चन, ठीक है? क्या होता है ना कि ये चीज़ ना आप मैक्रो और माइक्रो से ही समझ पाओगे। जैसे मैंने बोला कि प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट हम पे है, तो हमारा इफ़ेक्ट भी प्लैनेट्स पे उतना ही होगा, राइट? जैसे कि मान के चलते हैं किसी की कुंडली कोई पैदा लिया, कुंडली बनी। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आगे कि कुंडली होता क्या है और क्या होता है उसका मतलब। आप मान के चलो कि आपको इतना पता है कि आप पैदा लिए और एक कुंडली बनी, ठीक है? कुंडली में कुछ चीज़ें रिटेन है। वो एक भाषा ही अलग है जो आपको या बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। वही तो सीखना है हमें। तो कुछ चीज़ें लिखी हुई है उधर कि हाँ, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। वो एक एनर्जी का फ्लो है, बहाव है। कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी के कुंडली में सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, तो अच्छा बैठने का क्या मतलब, उसको सोसाइटी में मान सम्मान अच्छा मिलेगा, उसके फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी। घबराना नहीं है, ये सब आगे आएगा। मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। लेकिन अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं बैठा है तो क्या, तो भूल जाए फादर को, सोसाइटी में मान सम्मान बनाना ही छोड़ दे? ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर एलिमेंट्री लेवल पे चेंजेस करके प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हो। इसीलिए तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ चेंजेस नहीं की जा सकती होती, तो फिर क्या हम लोग जादू देखने जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि हाँ 26 की एज में जॉब लग जाएगा या 28 में शादी हो जाएगी? जादू देखने तो नहीं जाते, सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। सॉल्यूशंस अपने को प्लैनेट्स का एनर्जी को बाइफरकेट करके उसको छान के समझो अपने तक आने देता है। एक तरह से समझो शील्ड छन्नी लग जाता है अपने ऊपर आपके कर्मों से। कर्म का इंपॉर्टेंस समझ में आया? अच्छा, जैसे कि मान के चलते हैं, आपको समझ और डेप्थ में समझाता हूँ कि जैसे आप लोग जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बनता कहाँ पे है? बोन्स के अंदर, बराबर?
बोन्स के अंदर ब्लड बनता है, बोन मैरो होता है, वहाँ ब्लैंक स्पेस होता है, वहाँ जाके ब्लड बनता है। अच्छा, मान लेते हैं किसी का मार्स और सन दोनों वीक हो, तो उसके अंदर ब्लड का प्रॉब्लम रहेगा, है ना? सन बोन्स को डिनोट करता है और मार्स ब्लड को। तो उसके बॉडी में या तो बहुत कम ब्लड बनेगा, वो उसका पोजीशन बताएगा, या तो ब्लड बहुत ज्यादा बनेगा। अब अपने पास 2 चीज़ें हैं, या तो इस चीज़ को मान लेना कि हाँ, मेरा शरीर वैसा ही रहेगा, ब्लड वैसे ही। दूसरा क्या है कि आप अगर एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो जिसको समझ है इन सब चीज़ों का, वो अगर आपको कुछ गाइडेंस देता है, ठीक है? कि आप ये काम करो तो आपके बॉडी का ब्लड चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मानते हैं बीट चुकंदर खाने से आपका ब्लड बढ़ता है, एक एग्जांपल के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ मैं, बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर चुकंदर खाने से आपका ब्लड बढ़ता है, तो ये छोटा-सा स्टेप करके आप अपना मार्स ठीक कर सकते हो, ठीक है? मान लेते हैं सन बिगड़ा हुआ है, बोन का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बोन डेंसिटी वीक हो रही है, बार-बार हड्डियों में चोट आ रहा है। आप कैल्शियम खाना शुरू करो, आपका सूर्य ठीक होने लग जाएगा। कैल्शियम माइक्रो एलिमेंट है और आप मेजर प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपका एक बार सूर्य ठीक हुआ तो सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य उस चीज़ को डिनोट करता है। कैसे करता है वो देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है मैक्रो और माइक्रो, जहाँ से हमने ये समझा फेट एंड फ्री विल क्या होता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष, दो इंग्लिश हिंदी के वर्ड है लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी क्या, कि जैसे एक एस्ट्रोनॉमी वर्ड सुना होगा, एक एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी है कि प्लैनेट्स के मूवमेंट को कैलकुलेट करना, दैट्स इट। प्रॉपर उसका लोकेशन बताना, उसका मूवमेंट, ये सब बताना। एस्ट्रोलॉजी क्या है, उस मूवमेंट से हमारे इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट आती है, उस चीज को समझना एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है? लेकिन ज्योतिष, ज्योतिष उसका हिंदी क्यों है? ज्योतिष कहते हैं उसको, अगर संधि विच्छेद करें तो ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब रोशनी, विजन। ईश मतलब भगवान। भगवान का मतलब समझा आपने, कि भगवान हर वो चीज है जिसके अंदर पंच तत्व है। कहते हैं ना, बचपन में आपने सुना होगा कि ये मत करो भगवान देख रहा है। हम सब के अंदर भगवान है। ये आया वहां से है, क्योंकि हम सब पंच तत्व के बने। हम लोग चींटी मारने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि वो भी जीव तत्व है, वो भी भगवान है, राइट? हम लोग पानी नहीं बहाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग उसको भी, पानी का भी पूजा करते हैं, सूर्य का भी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो भी भगवान है और हम भी भगवान है, क्योंकि पंच तत्व से हम सब बने हैं। हम लोग चूंकि छोटे हैं, हम लोग कम एनर्जी लगा पाते हैं, और बड़े बड़े प्लैनेट्स बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा हम लोग अपने पापा मम्मी की रिस्पेक्ट तो करते ही है ना, उस तरीके से। तो हम लोग समझ रहे थे ज्योतिष वर्ड को। ज्योतिष ईश्वर की दृष्टि या विजन को कहते हैं ज्योतिष। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ये बात समझते हो ना, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे, कि हम लोग छोटा छोटा स्टेप करके अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। किसी की जॉब नहीं लग रही है, हो सकता है सैटर्न और सन कॉम्बिनेशन है, जो भी कॉम्बिनेशन है, नहीं लग रही है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने बोला कि आप अपने पापा को डेली प्रणाम किया करो, ठीक है? फादर को। या मून का प्रॉब्लम है, मदर को डेली प्रणाम किया करो। छोटा सा स्टेप है, 3 महीने करो, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो 50% ऊपर से एनर्जी आ रही थी मैक्रो लेवल पे, और 50% आपने लगा दिया, अगर वो उसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको मान, एक एक चीज और समझो आप, कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाए, जैसे करियर गाइडेंस की बात करो। आपके कुंडली में मान के चलते हैं कि ऐसा प्लैनेट्स का पोजीशन है, जैसे बोल रहे हैं कि आपको गिटार बजाना चाहिए, पर आपको पूरा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप सरकारी नौकरी करो। एक एग्जांपल है बस, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो। प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं? ये आप गिटार बजाओ। अगर आपको सही टाइम पे समझ में आ गया कि आपको गिटार में इंटरेस्ट है और गिटार बजाने में आपको मजा आता है, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, तो आप अगर उसमें 2 दिन मेहनत करोगे ना, तो जिसने 10 साल मेहनत किया होगा, आप उसके बराबर में पहुंच जाते हो। कैसे? 50% तो मैक्रो से एनर्जी आ रही थी, और बचा 50% आपने कर दिया, तो कोई रोक नहीं सकता। यहाँ मैक्सिमम लोग परेशान ही हैं, क्योंकि एनर्जी अलाइन नहीं कर पा रहे। वो एनर्जी उधर भेजना चाहता है, आप इधर जाना चाहते हो, तो खींचातानी हो रही है और एनर्जी रिजल्टेंट जीरो हो जा रहा है। आप देखो ना, पिछले कुछ 10-15 सालों में ना, एकदम बाढ़ आया हुआ है, लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि अपने से 3 जनरेशन 4 जनरेशन पीछे जाओ तो हर घर में एस्ट्रोलॉजर था, बराबर? हर घर में एस्ट्रोलॉजर था। सब लोग प्लैनेट्स और तारा देख के टाइम तक बता देते थे, पता था कि कब बारिश होने वाली है। गाय की आवाज़ सुन कर के बता देते थे कि क्या होने वाला है ना? कुत्तों की आवाज़ सुन के बता देते थे कुछ उल्टा घटना। अभी भी हम लोगों के घर में होता है कि बिल्ली रो रही है तो कुछ गलत होने वाला है, कौवा ज़्यादा बोल रहा है आँगन में, तो कुछ गलत होने वाला है। तो 3-4 जनरेशन पहले सब लोग घर, क्योंकि ये उपज ही इंडिया का है, ये साइंस ही इंडिया से निकला है। तो यहाँ हर घर में एक ना एक एस्ट्रोलॉजर थे पहले। लेकिन अब क्या है, लोग मटेरियल लाइफ में या मटेरियल साइंस में इतना फँस गए हैं, इतना उलझ गए हैं, क्योंकि कि उनको अपने बॉडी या बॉडी के अंदर जो एक दुनिया चल रही है ना, उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, ठीक है? स्पिरिचुअल, इसलिए आप देखो ना, बहुत बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले लोग भी खुश नहीं, क्योंकि उनको ये साइंस पता ही नहीं है, ठीक है? तो बात कर रहे थे ज्योतिष वर्ड का, ठीक है? ज्योतिष क्यों वर्ड क्यों पड़ा? कि अगर आप माइक्रो लेवल पे चेंजेस करना सीख गए ना, माइक्रो लेवल पे, तो आपका सोचने का, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कंप्लीटली चेंज हो जाता है ना? आपको जब एक एग्ज़ाम्पल के लिए मानो आपको समझ में आने लग गया कि आपकी वाइफ़ या एक लेडी के लिए उसका हस्बैंड जुपिटर है या वाइफ़ वीनस है। आप ये समझ गए कि वीनस, अगर मैं अपनी वाइफ़ को परेशान करूँ, डाँटूँ या हाथ उठाऊँ, तो इससे मेरा वीनस खराब होगा। इतना आपको मान के चलता हूँ मैं कि समझ आ गया। तो आप वीनस का साइड इफ़ेक्ट देखोगे कि वीनस नींद नहीं आने देता। हुँ, वीनस अगर ज़्यादा बुरा है तो दाँतों में प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ आप समझ जाते हो, तो आप एक फीमेल या वाइफ़ या जिससे भी रिस्पेक्ट से बात करने लग जाते हो। इतना माइंड में रख के कि अगर ये किया तो ये होगा, ठीक है? तो आपका नज़रिया बदला ना, आप अगर थोड़ा-सा, ये तो अभी थोड़ी देर की बात है, आप अगर थोड़ा सोचने लग जाओ, सीखने लग जाओ, तो आपका नज़रिया बदलेगा, आपका विज़न बढ़ेगा। एक बस छोटा एग्ज़ाम्पल है, आप कदम-कदम पे ये चीज़ समझने लग जाओगे कि आप जिस तरीके से इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को देखते थे ना, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा फिर। इसलिए इसको ज्योतिष बोला जाता है, ईश्वर की दृष्टि आ जाती है आप, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक चीज़ और बताता हूँ, फिर डाउट्स लेंगे। एक ज्योतिष को ना कालखंड की विद्या भी कहते हैं। कालखंड क्या है? काल मतलब टाइम, खंड मतलब इवेंट्स। अब क्या है, कालखंड सुनने में थोड़ा बड़ा वर्ड लग रहा है। काल टाइमिंग होता है और खंड आपका इवेंट। अच्छा, दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? समय का या इवेंट्स का? समय का। क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं कि मान लो किसी की कुंडली में ऐसा है कि करोड़पति बनेगा, लेकिन वो पता चला कि 120वें साल में उसका योग बन रहा है, तो कोई फ़ायदा है? या कोई बैंकरप्ट बनेगा और चौथे 5वें साल में, तो उसका ₹2 गुम जाएगा, जो पॉकेट मनी थी। तो टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब क्या है, टाइम का इम्पोर्टेंस होना, हम सब, आप किसी भी धर्म में जाकर के देखो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, किसी में भी उसके जो सुप्रीम गॉड होते हैं, उनको समय से डिनोट किया गया है, राइट? आप देखो किसी भी धर्म में जाके देखो कि जो सुप्रीम गॉड है, उनको समय बोला जाता है। क्यों? क्योंकि समय सबसे बलवान है। समय के आगे कोई कुछ नहीं है। तो आप एक तरह से ये कालखंड की विद्या कहते हैं। इससे आप समय थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दो, कि टाइम है क्या? सही, गलत। आप कभी-कभी तो एक टाइम के बाद आप बुरे वक़्त को में भी एन्जॉय करने लग जाते हो। ये कालखंड की विद्या है।